अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया और आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत ने रवां साल सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। तनख्वाहदार तबके ने रवां माली साल के 11 माह में 499 अरब रुपए टैक्स अदा किए। इसके मुकाबले में बरामदात के शुबे से सिर्फ 96 अरब रुपए, जायदाद की फरोख्त से 110 अरब रुपए और ख़रीदारी से 109 अरब रुपए, जबकि परचून के शुबों से तकरीबन 22 और 33 अरब रुपए टैक्स हासिल हुआ। इससे ये वाज़े होता है कि दीगर जो शुबे हैं अभी तक मुकम्मल तौर पर टैक्स नेट में हुकूमत उनको लाने में फ़िलहाल नाकाम रही है, जबकि तनख्वाहदार तबके को टैक्स का सबसे बड़ा बोझ जो है वो अभी भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जिन्हें आइंदा माली साल के लिए किसी हद तक तो रिलीफ दे दिया गया है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि उनकी कोशिश थी कि जो तनख्वाहदार तबका है उनको जितना रिलीफ वो दे सके उतना दिया। दूसरा जो मैंने कल जिक्र किया वो जिक्र किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। बिकॉज देखें, जो कुछ हमारी फिजिकल स्पेस में अवेलेबिलिटी थी, सैलरी क्लास की बात हुई है, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें। हुकूमत के इस फैसले को माहिरीन ने भी सराहा। नए बजट में एक और अहम मस्बत बात जो है वो फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करने की तजवीज़ है, जिसका मतलब है कि अब सिर्फ वो अफराद या इदारे माली लेन देन में शामिल हो सकेंगे जो बाकायदा टैक्स गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट अपनी जमा कराएंगे, यानी जो फाइलर होंगे, जिनमें नुमाया तौर पर नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त इकदाम तजवीज़ किए गए हैं। इस बजट में बैंक से जो अगर आप कैश निकालते हैं उस पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़ दी गई है। मजीद ये कि बजट की इन तजावीज़ के तहत नॉन फाइलर्स ना सिर्फ जायदाद या गाड़ी खरीदने के अहल नहीं होंगे, बल्कि उन्हें सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी की इजाज़त भी नहीं होगी। यहाँ तक कि एक इंतहाई सख्त तजवीज़ में नॉन फाइलर्स को बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत से भी महरूम करने की बात की जा रही है। हुकूमत टैक्स नेट को बढ़ाने और मईशत को डॉक्यूमेंट करने के लिए सख्त इक़दाम करने का इरादा रखती है, लेकिन इसका बोझ मुमकिन तौर पर पहले से टैक्स अदा करने वाले तबके पर मजीद बढ़ सकता है। हुकूमत इस बजट में एक मजीद एहसन जो कदम है वो पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले ज़रूरी शुबे को नए माली साल के बजट में रिलीफ देने का फैसला है और किसानों के देरीना मुतालबे को मंजूर करते हुए खाद और जो अद्वियात हैं उस पर जनरल सेल्स टैक्स की छूट देने की तजवीज़ सामने आई है। ज़रूरी शुबा पाकिस्तान की जो टोटल GDP की अगर बात करें 24% है तकरीबन, लेकिन इस शुबे ने तक़वात के बरक्स जो है वो कारकर्दगी दिखाई और मतलूबा अहदाफ की तकमील में नाकाम इसलिए रहा क्योंकि इस सेक्टर को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए बजट में रिलीफ देने की इस दफ़ा तजवीज़ दी गई है। दूसरी जानिब बजट पेश करने के फ़ौरन बाद स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेज़ी देखने में आई है। KSE 100 इंडेक्स जो है वो तकरीबन 2296 पॉइंट्स उसमें इजाफा हुआ और इंडेक्स 1,24,314 पॉइंट्स की सतह तक पहुंच चुका है। इस तेजी को कुछ हल्के बजट में मुमकिन रिलीफ या माशी इस्लाहात की वजह भी करार दे रहे हैं। जहां हुकूमत को बजट पर कुछ हल्कों की जानिब से सराहा जा रहा है, वही इस बजट को मुनासिब बजट करार दिया जा रहा है, लेकिन सियासी और जो माशी माहिरीन हैं वो तनकीद भी कर रहे हैं। हुकूमत के इत्तेहादी बाज़ नुकात पर नाराज़गी का इजहार कर चुके हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से बजट को गैर हकीकी करार दिया जा रहा है और हुकूमत के अदाद शुमार को चैलेंज भी किया जा रहा है, खुसूसन जो GDP है जो कि शरह नमू है। माहिरीन का यह भी कहना है कि बाज़ अदाद शुमार दुरुस्त मालूम नहीं हो रहे और उनकी शफाफियत पर सवाल उठ रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कल हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए जो अल्फाज अदा किए आप खुद सुन लें। फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 घंटों से ज़्यादा बड़े डिटेल में बजट पेश किया, मगर हमारा ख्याल ये था कि पाकिस्तान का जो शरह नमू है ख़ास तौर पे इस साल हम मुश्किल से 2.7% कर पाए हैं और उसमें थोड़ी सी डेटा की
फ्रीडम इस्तेमाल की गई है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्सेस के नफाज के लिए कानून साजी ना होने पर मिनी बजट लाने का इंदिया भी दिया है। उनका यह कहना था कि पार्लियामान से हमारी यही गुजारिश होगी कि वो टैक्सेस के नफाज के लिए दरकार कानून साजी और तरामीम मुहैया करें ताकि हमें इजाफी इकदाम ना करने पड़े। टैक्सेस का नफाज अगर नहीं कर सके तो हमें 400 से 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाना पड़ेंगे। 2 ट्रिलियन रुपीस की जो बात की गई है उसमें जो एडिशनल टैक्सेस लगाए गए हैं या एडिशनल मेजर्स जो लिए गए हैं वो 312 बिलियन के करीब है। अगर ये जो लेजिस्लेटिव हमें अमेंडमेंट्स चाहिए टू इंश्योर द इन्फोर्समेंट इंशाल्लाह एज वी गो फॉरवर्ड, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होगी। बिकॉज 2 ही हमारे पास तरीके हैं कि या इन्फोर्समेंट कर लें, और अगर हम इन्फोर्समेंट नहीं कर पाते तो फिर एडिशनल मेजर्स लेकर आए 400-500 बिलियन के। इस सब कुछ के बावजूद हुकूमत दावा यह कर रही है कि बजट मईशत को डॉक्यूमेंट करने और महसूलात बढ़ाने की जानिब एक कदम है, लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे होगा ये एक सवाल है। तो नाज़रीन, तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वजीर तिजारत और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब। नवीद कमर साहब, पहले तो बजट पर आप क्या कमेंट करेंगे? ओपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है, बल्कि ऐसे लोग जो कि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट समझे जाते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, हफीज पाशा साहब, वो कुछ सवाल उठा रहे हैं सीरियस नेचर के, या मिफ्ता इस्माइल साहब। लेकिन ओवर टू यू सर, आपकी भी इकोनॉमी पे ग्रिप है। देखिए भाई, ऑब्वियसली देयर इज अ मिक्स्ड व्यू ऑन द बजट। कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट ने अचीव की हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिंगिंग द इन्फ्लेशन डाउन, और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, जिसकी वजह से बजट में इनको थोड़ी सी स्पेस मिली है। जो डेट सर्विसिंग है उसका नंबर कम हुआ है, तो फिर रूम टू प्ले हुआ है। हमेशा जो गवर्नमेंट एक IMF प्रोग्राम में बेबी इज इन द मिडल ऑफ इट, उसमें ज़्यादा मनूवर करने का रूम नहीं होता। तो उस लिहाज से यहाँ तक पहुँचना जो है, आई थिंक उस हद तक कमेंडेबल है। लेकिन ऑब्वियसली उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमें भी इश्यूज हैं। एक तो वो सेक्टर्स जिसको एक्चुअली गवर्नमेंट की पॉलिसी से सपोर्ट मिलनी चाहिए, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर। इट परफॉर्म वेल टिल द गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट केम इनटू प्ले, और उसका नतीजा आपने देखा कि टोटल फेलियर हुआ है, कम से कम क्रॉपिंग साइड पे। अब कह रहे हैं कि डेयरी में हमने इम्प्रूव किया, वी नीड टू वेरीफाई दैट। I don't know how much they have actually achieved, but agriculture has performed pathetically. Large scale manufacturing has performed pathetically. तो stabilization तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने आगे भी बढ़ना है। इस मुल्क का मतलब लिप सर्विस तो इतनी देते हैं कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन और पता नहीं क्या, और उनसे पूछो कि आपने दिया क्या है, तो नथिंग एक्सेप्ट फॉर टैक्सेशन एंड ह्यूज टैक्सेशन। ये उन्होंने मेहरबानी की कि आपके ऊपर और ज़्यादा खून चूसा नहीं है कि आपके 2-3 चीज़ें रह गई थी, उस पे हम सेल्स टैक्स लगाते, बट बाय एंड लार्ज इज नथिंग, सो दैट इज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। उसके अलावा भी कोई मतलब फिलिप, आई नो कि IMF प्रोग्राम में अभी तक ग्रोथ वाले लेवल पे हम गए नहीं हैं, तो गवर्नमेंट यही पोजीशन लेगी कि जी हम अभी तक स्टेबलाइजेशन में जा रहे हैं। फिर हमारा पॉलिसी डायरेक्शंस भी तो अजीब लग रहे हैं ना, कि एक तरफ तो हम क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज और पता नहीं क्या क्या कहानियां बताते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकली डूइंग इट, आपने 18% सोलर पैनल्स पे लगा दिया। ये बहाना कि जी लोकल इंडस्ट्री है ही नहीं भाई, किसको प्रोटेक्शन दे रहे हो आप? सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि यू वांट टू मूव अवे फ्रॉम क्लीन एनर्जी टू डर्टी एनर्जी। डर्टी एनर्जी इसलिए कि आप यू आर वेडेड टू द IPP के जो आपके मुआहदे किए हुए हैं, तो इस वजह से आप इधर के, लेकिन न सिर्फ इसमें है, बट आपने हाइब्रिड्स और EVs पे भी टैक्स लगा दिया। इसका मतलब यह है कि हम कोई रिफॉर्म करने को तैयार ही नहीं है ना। फिर आप IMF से जो लेके आए हैं। नवीद कंवर साहब, एक सादा सा सवाल है, क्या पीपल्स पार्टी को फिर बजट पर, व्हेन इट कम्स टू बजट को, एतमाद में नहीं लिया गया आपको?
नहीं, देखें जिन चीज़ों पे एतमाद में लिया गया वो तो अपनी जगह पे कि लेकिन इस किस्म की जो चीज़ें हैं वर नेवर डिस्कस्ड विद अस। तो हम डेफिनेटली अपना इस अच्छा। सारी चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं कि हम किस तरह से एटलीस्ट बोथ इन द फाइनेंस कमेटी जहाँ इस वक्त फाइनेंस बिल डिस्कस हो रहा है एज वेल एज इन द असेंबली कि ऐसी चीज़ों को तो हम ना सपोर्ट कर सकेंगे ना। बाकी जो हम समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट की मजबूरियां उससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकते थे। अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज दिया है कुछ सेक्शंस के सैलरी को या कुछ टैक्स रिलीफ दिया है, इट्स मार्जिनल बट चलो इट्स इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन अच्छा सर, ओवरऑल जो ये है बताइएगा, देखिए एक जी इट्स ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि एक डेमोक्रेटिक जमात है कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी आए, तो उस तरफ तो बात नहीं जाएगी कि बजट पास ना हो, क्योंकि उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। तो ये जो आपके एतराज़ात हैं, ये ड्रॉ क्या इससे रिजल्ट किया जा सकता है कि जो आपके एतराज़ात हैं वो एड्रेस करके और रेक्टिफाई हो जाए? फॉर एग्जांपल सोलर पैनल पे 18% सेल्स टैक्स लगाना, या जो आपने जो एतराज़ात उठाए हैं, इस बात के चांसेस मौजूद हैं कि ये चीज़ें रेक्टिफाई हो सकती हैं, क्योंकि आपके बगैर तो बजट पास होगा नहीं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ज़ाहिर हम भी नहीं चाहेंगे कि मुल्क को या गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज़ करें टू दिस एक्सटेंट कि बजट ही ना पास हो। जी लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जब हम डिस्कशंस, और जैसे मैंने कहा डिस्कशन तो कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी आना है फाइनेंस कमेटी में टू एक्सप्लेन अवे जो भी इनके मेजर्स हैं। लेकिन सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन कहीं जहाँ पे सीरियस पॉलिसी इश्यूज़ पे एतराज़ात हैं वो that will be conveyed to them that there has to be a correction. अब करेक्शन कितनी होती है, कितनी नहीं होती, कितनी उनके पास गुंजाइश है, we will have to see that. IMF का नाम इस्तेमाल करके और एक नए पॉलिसी डायरेक्शन में चले जाना, वो भी तो that's not a desirable thing. अच्छा सर, आखिर में बताइएगा, पीपल्स पार्टी की जानिब से एक डिमांड ऐसी आई कि जो सरकारी मुलाजिमीन है उनकी तनख्वाहें 50% बढ़ाई जाए। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं एज अ कंट्री राइट नाउ ऐसी डिमांड्स? देखिए, डिमांड्स करने में तो जाहिर है कि इट्स अ पॉलिटिकल डिमांड एंड दैट्स आवर आइडियल सिचुएशन। हम ये भी हाईलाइट कर रहे थे कि हमारे ज़माने में हमने 50% ज़रूर इंक्रीज किया था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, वी हैव टू लिव विद इन दैट। चाहे वो हमारे अपनी जो फिजिकल डेफिसिट्स के नंबर्स हैं और उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, और जो कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ। सो इन दैट सेंस या आई मीन that is a policy direction, but that's not something that you can seriously enforce. ठीक। अच्छा सर, आखिर में एक जो एतराज उठाया जा रहा है नवीद कमर साहब, जिसका आपने भी जिक्र किया, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और मेजर क्रॉप्स, अब उसको लेकर ग्रोथ रेट पर सवाल उठा रहे हैं। कितना वजन है इसमें कि जी आपकी अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और मेजर क्रॉप्स ही माइनस में है तो ये ग्रोथ कहाँ से आई? नहीं, ये हमारा सीरियस सवाल है, बल्कि वी आर आस्किंग आवर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स to do a breakdown of these numbers and come up with a figure which is more realistic. So yes, we don't just accept the figures as they're thrown at us. We do our own analysis also. सैयद नवीद कमर साहब, साबिक वजीर तिजारत, पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर तिजारत नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। इस वक्त साबिक वजीर खजाना और नून लीग के वो सीनियर रहनुमा रह चुके हैं, अब अवाम पार्टी से उनका ताल्लुक है, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जो आपके तज़िये थे बजट पर वो सुने, ट्वीट्स वगैरह। NFC वाला जो मामला है और हम जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत है, वो इस दफा नहीं हो पाए। क्या ये हमारा वाकई IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा जो कि हुकूमत जिसका दावा करती है? सवाल ही पैदा नहीं होता आदिल साहब के ये आखिरी प्लान हो।
आई गारंटी यू दिस के इसके बाद एक तो IMF करना ही पड़ेगा, और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और इस्लाहात दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और क्योंकि शहबाज शरीफ वजीर आज़म है तो इस्लाहात नहीं हो रही, तो एक तो कम से कम होगा, शायद दो इसके बाद प्लान ना हो। ऐसी कोई हमने चीज नहीं करी जिसकी वजह से हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। ऐसी हमने कोई चीज नहीं करी कि जिससे मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हो। हमने एक बस आम सा रूटीन सा बजट दे दिया कि 1 साल और निकल जाए, हुकूमत का फुटप्रिंट बढ़ा दिया, जिधर उधर थोड़ा सा लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया और काम खत्म कर दिया। डॉक्टर साहब, क्या वो चीजें जिनकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं जो ये हुकूमत कर सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं की, अगर अवाम को रिलीफ देना हो तो इस पोजीशन में हम है नहीं, IMF की तलवार हमारे सर पर लटक रही है, इसके अलावा टैक्स नेट जो है जितना बढ़ा सकते थे वो बढ़ चुका है, तो क्या और मजीद हुकूमत करे? इस तरह देखें कि इस बजट में 1000 अरब रुपया सूबों के पास सरप्लस पड़ा हुआ है, और सूबों ने मतलब बेरहमी से खर्च किए हैं पैसे आखिरी महीनों में, तब भी 1000 अरब रुपया इनके पास बच गया है। अगले साल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1500 अरब बचेगा। अब वो 1500 अरब रुपए जिसमें सूबे का सरप्लस है, अगर वो सूबों को नहीं देते तो वफाक का डेफिसिट कम हो जाता है, या फिर आप जो है वो पैसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पे, तो आप टैक्स पेयर्स को रिलीफ दे सकते थे। आप जो नौकरी पेशा लोगों को जो आपने मजाक किया है रिलीफ के नाम पे कि 10% सरचार्ज को 9% कर दिया, इसका मतलब है कि जो 38 या 5% टैक्स था तो अब 38.15% टैक्स हो गया, 0.35% टैक्स कम किया है। वो मजाक नहीं करते, आप सब्सटेंशियल रिलीफ देते, आप बिस्क की कुछ पेमेंट्स बढ़ा देते, आप PSDP को अगर कम करते, आप जारी अखराजात को हुकूमत के कम करते, तो आप मजीद कंपनीज को रिलीफ दे सकते थे, मजीद आप सेल टैक्स में रिलीफ दे सकते थे, मगर आपने कहीं रिलीफ नहीं दिया। 1000 अरब रुपए से आपने टैक्स बढ़ाया है, और जब तक आप NFC ठीक नहीं करेंगे, आपने ये देख लिया है कि 2010 से पाकिस्तान सस्टेनेबल तरक्की नहीं कर सका। आपने ये देख लिया है कि हम ना सिर्फ दूसरे ममालिकों के पीछे के मुकाबले में पीछे जा रहे हैं, दूसरे ममालिक के मुकाबले में, बल्कि हम अपने आप के मुकाबले में भी 3 साल से पीछे जा रहे हैं। हर साल हम गरीब हो रहे हैं। 2022 से 23 में गरीब हुए, 23 से 24 में गरीब हुए, और 24 से 25 में फिर गरीब हुए। 3 साल से आपकी पर कैपिटा GDP कम होती जा रही है। जब ये आपका हाल है, इस वक्त भी अगर आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जबकि दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हैं, दुनिया भर में कमोडिटी की प्राइसेस कम है, आपका कोई डिफॉल्ट का अल्हम्दुलिल्लाह खतरा नहीं है, कोई आप IMF का प्रोग्राम में आप हैं, कोई ऐसे मसाइल नहीं है, फौज आपकी पुष्ट बनाई कर रही है, हुकूमत की अपोजिशन एकदम बिखरी हुई है, इस वक्त भी अगर आप नहीं कर सकते इकदामात, इस वक्त भी आप इस्लाहत नहीं कर सकते, तो फिर कब करेंगे? कितने और बच्चे जो हैं वो भूख से मरेंगे, उसके बाद ये लोग जागेंगे। अच्छा सर, ये जो NFC की आपने बात की, और शुरू से हमें पता है कि आप इसके नाक़िद रहे हैं, खुद आप वजीर खजाना रहे, आपने भी ये सारी चीजें जो हैं वो फेस की। 2 बड़ी जमातें हैं मुल्क में, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। PTI तो सिर्फ इस वक्त KP में उनकी गवर्नमेंट है। क्या पंजाब और सिंध चाहेंगे कि उनके पास जो पैसे आ रहे हैं विफाक से NFC की मद में वो ना आए? नहीं, वो नहीं चाहेंगे, लेकिन मुल्क की जरूरत तो है ना ये। वो नहीं चाहते। वो तो देखें ना, उन्हीं दोनों पार्टियां या खानदान जो भी आप कहना चाहते हैं, उनकी वजह से ही तो मुल्क जो है वो, उसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट नहीं हुआ। और मैं इसमें PTI को भी बराबर का शरीक करें। इसमें PTI चाहे वो चलो एक छोटे सूबे में हुकूमत कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी जमात तो पाकिस्तान की है ना। उन्होंने भी बातें की, लेकिन उन्होंने कुछ किया तो नहीं NFC अवार्ड के लिए। लेकिन NFC अवार्ड को तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक फांसी का फंदा है, और अब तक जब तक उसको लूसन नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप इसका ये मतलब नहीं है कि सूबे को आप पैसे नहीं देंगे, सूबों को आप पैसे देंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए आप थोड़ी सी कम पैसे देंगे ताकि वफाक का डेफिसिट खत्म हो। आप कितना लोगों से टैक्स लेंगे ताकि वहां पे सिंध के अंदर जो है वो 900 अरब रुपए का ADB हो सके, या पंजाब में 1000 अरब का ADB हो सके? कितना लोगों से टैक्स लेंगे आप? कितना लोगों को मार डालेंगे ताकि वो ग्लास की ट्रेनें बना सकें, और वो 25 हजार IT के लोग रख सकें जाके वो जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग कर लें। KP में या सिंध के अंदर पता नहीं वो क्या करते हैं। मुझे सिंध में तो कहीं पैसे नजर ही नहीं आते कि कहाँ लगाते हैं वो पैसे। लेकिन कितना आप ये करेंगे, मतलब कितना लोगों को मार डालेंगे? 2010 से आप पूरी दुनिया के मुकाबले में, हर मुल्क के मुकाबले में पीछे जा रहे हैं। ये तो नहीं है ना कि हम दुनिया आगे बढ़ रही है तो हम उनके साथ चल रहे हैं, हम तो वहीं खड़े हुए हैं, बल्कि 3 साल से तो पीछे जा रहे हैं। अगर अब भी आप होश के नाखून नहीं लेते, अब भी अपनी आंखें नहीं खोलते, तो फिर कब करेंगे?
अच्छा, जो बातें आप कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह वो होना चाहिए, इस्लाहात होनी चाहिए थी। इस वक्त ये हुकूमत जो है वो बेहतरीन पोजीशन में इसलिए है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, ओपोजिशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन वो ये क्लेम करते हैं कि महंगाई की शरह जो है वो रिकॉर्ड लो तक वो ले आए हैं। शरह सूद कम हुआ 23-24% से 11 पे हुआ, वेंटिलेटर पर इकोनॉमी थी, तो कुछ तो उन्हें क्रेडिट जाना चाहिए। शरह नमू वो कहते हैं 2.68% हो गई। मैं तो बिलीव नहीं करता हूं, मेरे ख्याल से आप भी बिलीव नहीं करते। ठीक है, हुकूमत के नंबर कहने से क्या मैं और आप अमीर तो नहीं हो गए, पाकिस्तानी अमीर तो नहीं हो गए, लेकिन हुकूमत के नंबर्स की क्रेडिबिलिटी खराब हो गई। हम जैसे लोग तो इनके अफराद-ए-ज़र के नंबर को यकीन करते हैं, हम जैसे लोग तो रेमिटेंस के नंबरों की यकीन करते हैं और लोगों को कहा है कि नहीं ये नंबर ठीक है, लेकिन फिर आप आके शरह नमू का जो बेसिक नंबर है आपने झूठ बोल दिया, क्योंकि आप ये नहीं दिखाना चाहते थे कि तीसरे साल भी जो आपकी आबादी के तनासुब से आपकी ग्रोथ कम हुई है। ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। अब आइए अफराद-ए-ज़र पे, अब आइए इंटरेस्ट रेट पे। मुझे एक चीज बता दीजिए, पिछले ये 3 साल की पीडीएम की हुकूमत में कि इन्होंने कौन सा लेजिस्लेशन किया है, कौन सा कदम उठाया है जिससे आवाम के लिए आसानी हुई है, जिससे महंगाई में कमी आई है? एक वर्ड बता दीजिए मुझे। कोई कानून इन्होंने ऐसी कानून साजी करी है, कोई ऐसी इन्होंने चीजें की हैं? कुछ भी नहीं किया। ये तो दुनिया भर में तेल की कीमत कम हो गई। जब मैं वजीर था इसी पीडीएम की गवर्नमेंट में, तो $100 का तेल था, आज $65 का तेल है। दुनिया में तेल की कीमत कम हो गई, पाकिस्तान में उसकी कम हो गई। आपको पता है कि उसका इन्फ्लेशन में कितना हाथ होता है। दुनिया में तेल की कीमत कम हुई है, दुनिया में कपास की कीमत कम हुई है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया के अंदर गंदम की कीमत कम हुई है जो शायद हमको इंपोर्ट करनी पड़े। आप देखें ना, 5 मेजर क्रॉप्स होते हैं पाकिस्तान के, गंदम, कपास, चावल, मकई और गन्ना। ये पांचों की प्रोडक्शन कम हुई है। तो इसका पांचों का अगर हुकूम प्रोडक्शन कम हुई तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ईयर ऑन ईयर कम हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब गवर्नमेंट हैज टू आंसर ना, कि आपने इस बजट में आप कह रहे हैं कि अगले बजट में हम ज्यादा तरक्की करेंगे, तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, आपने क्या चेंज किया लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर? जिस कंपनी के ऊपर 61% टैक्स था उसके ऊपर आपने 60.5% कर दिया, 0.5% टैक्स कम किया है। ना ही करते। पहले आपने बड़ा लंबा एक तमहीद बांधी कि पाकिस्तान का खित्ते में सबसे ज्यादा टैक्स है वगैरह वगैरह, हम ये जानते हैं लिहाजा हम टैक्स कम कर रहे हैं, और कम कितना किया? 0.5%। तो पहले भी पाकिस्तान के खित्ते में सबसे ज्यादा टैक्स था, अब भी खित्ते में सबसे ज्यादा टैक्स है। पाकिस्तान के खित्ते में सबसे ज्यादा बिजली महंगी है, पाकिस्तान के खित्ते में सबसे ज्यादा गैस महंगी है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी हुकूमत नाअहल है, हमारी हुकूमत नालायक है, हमारी हुकूमत डिसफंक्शनल है। उसके बारे में आपने क्या किया है? क्या आपने प्राइवेटाइजेशन की? नहीं। क्या पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो सकती थी? बिल्कुल। आपने जानबूझ के नहीं की, मैं ये दावे से कह रहा हूं। फिर आपने कोई डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन नहीं करी, कोई गैस कंपनी की प्राइवेटाइजेशन नहीं करी, कोई इसकी तरफ पेशरफ्ती नहीं करी। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं हो पाई, क्या वजह थी उसकी? भाई पीआईए के अंदर आपके जो 3 बिडर्स थे बड़े, एक ये लकी सीमेंट वाले थे, एक ये शुगर का जो शुगर मिलते हैं एजी मजीद वगैरह का जो ओमनी ग्रुप वाले थे ये, और एक ये हबीबुल्ला खान और आरिफ हबीब वगैरह थे। ये 3 बड़े पाकिस्तान के लोग हैं, सब जानते हैं कि पैसे वाले लोग हैं। इन तीनों ने आहिस्ते आहिस्ते रुक के बताया, और उसके बाद एयर जिना वाले, फ्लाई जिना वाले थे, इन्होंने कहा कि यार जो आपके वाजिबात हैं पीआईए के, वो उसके असासों से ज्यादा हैं। 50 अरब रुपया वाजिबात ज्यादा हैं, असास से कम है, तो इसको बैलेंस करो। इन सब ने ये कहा, एक एक करके निकल गए सब लोग मीटिंग से। आपने उनकी बात नहीं मानी, हालांकि आपको पता थी वो सही कह रहे हैं, और आपने क्या किया कि ब्लू वर्ल्ड वाले को रख लिया कि यार तू बिड कर देना, ताकि ऐसा ना हो कि कोई ना बिड ना आए। उसने 10 अरब रुपए की ऐसे झूठे झूठे बिड करी, 2 हफ्ते बाद आपने उसको पैसे वापस करे, बिड रिजेक्ट कर दी, खत्म हो गई बात। आपको तो ये पता थी कि वो ब्लू वर्ल्ड वालों ने तो कोई साथ के, मतलब वो जो लकी सीमेंट वाले हैं वो पेगासस एयरलाइन को लेकर आए हैं, वो ओमनी ग्रुप वाला पता नहीं कोई स्विस एविएशन कंपनी को लेकर आया था, आरिफ हबीब ने इतना बड़ा कंसोर्शियम बनाया हुआ था, फ्लाई जिना वाले जो हैं वो उनके साथ एयर अरेबिया था। ये सीरियस बायर्स थे, आपने सबको भगा दिया सिंपली बिकॉज आपको बेचनी नहीं थी। और अब आपको अब ये तो इनको अब भी नहीं बेचनी है, अब पीछे से कोई और कर रहा है, तो अब बिकेगी पीआईए, लेकिन बाकी कोई कंपनी नहीं करी। एक तो आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात की, दूसरा मेजर क्रॉप्स की बात की, ये दोनों सेक्टर्स जो है मनफी में है, लेकिन सवाल ये है कि
कोताहियां तो है ना, लेकिन देखिए 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत रही, 4-5 वज़राए खजाना उन्होंने तब्दील किए, 5वें वजीर खजाना तरीन साहब आके कहते हैं कि पिछले 4 ने बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का। सो वेयर डू पीपल गो? खैर पीटीआई के 3 वजीर थे, 5 नहीं थे, असद उमर साहब, हफीज शेख साहब और फिर शौकत तरीन। महद अजहर को भी गिन लें, वो भी रह चुके हैं, उनको आप फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मानते? हाँ, कुछ दिनों के लिए होते, यू राइट। जर्नलिस्ट से बहस नहीं करनी चाहिए। हम ये बात नहीं कर रहे कि पीटीआई का दौर कोई अच्छा दौर था या कोई शानदार दौर था कि जिसके अंदर कोई मईशत के बहुत आगे बढ़ गई, नहीं। हम तो कुछ और बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक एनएफसी अवार्ड की वजह से मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं, और पाकिस्तान में हुकूमत डिसफंक्शनल हो गई है, होती जा रही नहीं है, हो गई है। ओवर द ईयर्स होती जा रही थी और अब हो चुकी है। तो पाकिस्तान को फंक्शनैलिटी लेनी है। अब आपको ये नहीं कहना कि हम इमरान खान से अच्छे हैं, या हम नया नवाज शरीफ से अच्छे हैं, या हम जरदारी से अच्छे हैं, या हम फलां से अच्छे हैं। आपको ये देना कि यार पाकिस्तान यहाँ खड़ा हुआ है जहाँ पे पूरी दुनिया हमसे आगे निकल रही है, हम 3 साल से बदस्तूर अपने आप से गरीब होते जा रहे हैं। तो हम पाकिस्तान को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, और वो आपको देखना है। ये तो नहीं है ना कि इमरान खान ने क्योंकि किसी को जेल में डाला था तो आप इमरान खान को डबल जेल में डाल दें। इससे तो मतलब 2 wrongs don't make a right ना। और इनफैक्ट वो कर चुके हैं। हम आज जो फस्तायत है वो तो खान साहब के ज़माने में भी नहीं थी। लेकिन गुजारिश ये है कि जो हमको बेहतरी की तरफ जाना है उस वक्त तो हम नहीं गए। अब मैं मईशत की अब बात कर रहा हूँ कि जो मईशत के अंदर हम चीज़ें करनी ज़रूरी हैं वो तो हम नहीं कर पाए। वो खान साहब ने भी मिस करी है, मियां नवाज शरीफ ने भी मिस करी है, जरदारी साहब ने भी मिस करी है। और वो पाकिस्तान बदस्तूर आप देखें कि लास्ट टाइम सस्टेनेबल ग्रोथ हमारी पाकिस्तान में हुई थी मुशर्रफ साहब के ज़माने में, और उसमें भी कोई मुशर्रफ साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं थी। उसके अंदर भी बाहर से इतना पैसा आ गया था कि जिसकी वजह से 2-4 साल ग्रोथ हो गई थी। लेकिन फिर भी वो वक्त बड़ा अच्छा था, मैनेजमेंट थोड़ी सी बेहतर थी। उसके बाद तो आप देखें ना पूरी डिसफंक्शनैलिटी कितनी आ गई है पाकिस्तान। आप इस हुकूमत को आप कहें, आप सोचें कि इतना अच्छा मैदान है, इतनी आपको सपोर्ट है फौज की, आप अभी जंग जीते हैं, दुनिया में इज्जत हो गई, तेल की कीमत हिस्टोरिक लो पे आ गई है, एलएनजी फ्री में मिल रहा है, फ्री से मुराद है कि इतना सस्ता हो गया। ये सारी चीजें अच्छी हो गई हैं। आपको रेजिलियंस के फंड्स में, क्लाइमेट रेजिलियंस के फंड भी मिले हुए हैं, IMF पैसे दे रहा है, चीन आपके ऊपर मेहरबान है। आप अभी भी अगर नहीं कर सकते और इलेक्शन भी आप मतलब इस तरह जीते हैं कि अब आपको पब्लिक सपोर्ट की भी इतनी जरूरत नहीं है, तो अगर अब भी आप नहीं कर सकते रिफॉर्म्स तो फिर आप कब करेंगे? फिर तो ये कि ये इट इज ऑलरेडी गेटिंग टू लेट फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या, आप पाकिस्तान को कोंगो बनाएंगे? क्या पाकिस्तान को म्यांमार बनाएंगे? या पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे? और अगर एशियन टाइगर बनना है तो ये एशियन टाइगर के अवतार नहीं होते। ये एशियन टाइगर जो है बनने वाले ममालिक जो होते हैं ना, उनकी ये सियासत नहीं होती है, उनके यहाँ ये गैर इस्लाही बजट नहीं आते। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सैयद नवीद कमर और मिफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुशीर जनाब खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बजट पेश हुआ और एक मुश्किल टाइम में ये बजट हुकूमत ने पेश किया। जो एतराज़ात उठ रहे हैं खुसूसन GDP से लेकर, जो डॉक्टर हफीज पाशा साहब हैं उन्होंने कल हमारे प्रोग्राम में सवाल उठाया कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अगर माइनस में जा रही है, मेजर क्रॉप्स माइनस में जा रहे हैं, वो GDP का जो फिगर है उस पर सवालात उठा रहे हैं, क्या कहिएगा सर? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, अगर आप डेटा देखें तो फोर्थ क्वार्टर ज़्यादातर जो है वो आपको हायर साइड पे नजर आए फोर्थ क्वार्टर, और उसके रीजंस हैं। कुछ सीजनल इम्पैक्ट होते हैं, कुछ आपके जो है इनिशिएटिव्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, या ग्रोथ जो है वो नजर आती है फोर्थ क्वार्टर में। आप टैक्स कलेक्शन देख लें, आप फिस्कल की साइड देख लें, फोर्थ क्वार्टर पाकिस्तान में ज्यादातर क्रूशियल है इन टर्म्स ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स। तो ये कोई मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको आप डेटा देख सकते हैं 2021-22 का जरा डेटा निकालें ना आप, 21-22 इवन आप 20 से निकाल लें, आप 20 तो चलें कोविड का था, उससे पहले एक साल देख लें। आपको फोर्थ क्वार्टर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड टू एन एक्सटेंट सर्विसेज, खासकर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर का आपको
उसमें एक इम्पैक्ट नजर आएगा। मतलब सारे सालों में नहीं है, 6, 7, 8 सालों में, लेकिन ज्यादातर सालों में आपको फोर्थ क्वार्टर में डेटा जो है वो ज्यादा नजर आएगा। मैं मिसाल देता हूँ 2021-22 की अगर बात कर लें, 6% ग्रोथ आपने की थी ना उस वक्त, 5%, 6%। एक साल में आपने की, 1 साल से 2 साल में, फिर आपका वही करंट अकाउंट डेफिसिट का क्राइसिस आया, यू वेंट शॉर्ट ऑन डॉलर्स, वही होता है, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, फिर आपकी करेंसी वीक होती है, फिर फिस्कल आउट होता है, और सारी प्रॉब्लम, सारा बर्डन अवाम पे आता है। तो ये 2022 में भी हुआ, 2018 के बाद भी आप देख लें, क्योंकि आपकी इंपोर्ट लेड ग्रोथ होती है, आप अपने सारे जो है वो चैनल्स खोलते हैं, लूज करते हैं, आप अपनी फिस्कल पॉलिसी को लूज करते हैं हद से ज्यादा, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को, और आप खुला छोड़ देते हैं सब कुछ कि जी बस इंपोर्ट आए, बाहर से आ जाए, और अपनी इंडस्ट्री को कभी भी आपने कंपैरेटिव नहीं किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे इस पर प्लीज 1 मिनट दीजिएगा। तो आप अगर उस वक्त का डेटा देखें तो 20% 21% कुछ क्वार्टर्स में ग्रोथ आई है। वो कैसे आई है, उस पर तो किसी ने सवाल नहीं किया, उस पर तो किसी ने ये नहीं कहा उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ग्रोथ हो रही थी। आज सबको नजर आता है कि फोर्थ क्वार्टर तो पता नहीं, उसमें तो नंबर्स आ ही नहीं सकते, और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट की जा रही है। एक्चुअली रीजनेबल ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। और मैं आपको उसका डेटा देता हूँ एक्टिविटी का। देखें, एक तो ये ना कि हम बात करेंगे जून जुलाई में जाके, जब एक्चुअल डेटा आएगा फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे कि एजम्पशंस जो थी गवर्नमेंट की वो ठीक थी, खराब थी, क्या थी। सेकेंडली मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर एक्टिविटी देखें, मुझे बताएं, आप इंपोर्ट के नंबर्स जरा जाके देखें और उसमें मशीनरी की ग्रोथ देख लें। आप देखें, आप इंडिकेशंस ही देखते हैं ना, जब आप एजम्पशंस किसी चीज की क्रिएट करते हैं तो उसकी इंडिकेशंस लेते हैं पहले कि जी ये डेटा बढ़ रहा है, यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे जो है चीजें इंप्रूव हो रही हैं, तो ये सब मिला के कन्वर्ज करेंगी एक ग्रोथ नंबर्स में। वो एजम्पशन होती है आपकी, लेकिन वो एजम्पशंस एजुकेटेड होनी चाहिए, कि कोई बेसिस होनी चाहिए। तो ये एक चीज है कि आप जाके इंपोर्ट मशीनरी का डेटा देख लें, आप जाके कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ देख लें, आप आगे माजरत के साथ ये हमारी एजम्पशंस नहीं है। देखिए, दो जो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हो या पाशा साहब हो, वो एजम्पशंस पे तो बात नहीं करेंगे ना। नहीं, एजम्पशंस पे ही बात करेंगे जी। अभी तो हम थर्ड क्वार्टर पे बैठे हुए हैं, एजम्पशंस पे ही बात करेंगे ना। ये एक्चुअल डेटा तो नहीं है, लास्ट क्वार्टर का एस्टिमेटेड नंबर होता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, जो सर्वे के अंदर नंबर आता है वो 9 महीने का नंबर एक्सट्रैपलेटेड होता है, या उसको जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है कि चौथे क्वार्टर में ये होगा। तो जीडीपी का जो नंबर है, या जो इंडस्ट्री या आपके सेक्टर वाइज नंबर्स हैं, ये चौथे क्वार्टर के प्रोजेक्टेड नंबर होता है। ये एजम्पशंस की बात होती है कि जी एजम्पशन, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजम्पशंस मैटर्स, क्वालिटी ऑफ एजम्पशंस मैटर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात क्या है, देखें, मैं फिर एग्रीकल्चर पे आता हूँ। इंडस्ट्री का मैंने आपको बताया कि जी ये सोच भी है ना पीछे कि जी मशीनरी ग्रो कर रही है, एक्टिविटी हो रही है मार्केट में, अब जाके क्रेडिट जो है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जिसे कहते हैं कि जी पैसे की जो कॉस्ट है वो कम सारी एक्टिविटी आपको नजर आती है, वैसे भी हिस्टोरिकली भी और इस क्वार्टर में भी हो सकती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट अब नीचे आया है। 11% पे रेट अब नीचे 2-3 महीनों में आया है, 6-7 महीनों से कट होते हुए। अब जाके लोग एक्सपेंशन की तरफ जा सकते हैं। एनर्जी कॉस्ट अब नीचे की गई है पिछले 1-1.5-2 महीने में, और आगे जाते हुए टैक्सेस की इंडिकेशन दी गई है कि जी टैक्सेस अब नीचे करना हम शुरू हो गए हैं। देखें, ये इंडिकेशंस होती हैं जिसकी बिना पे लोग डिसीजन लेते हैं। और एक और पॉइंट, एग्रीकल्चर पे मैं आता हूँ। एग्रीकल्चर के अंदर देखें, सबसे बड़ा वेट जो है ना वो लाइव स्टॉक का है। लाइव स्टॉक तकरीबन कोई 63-64% है टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्स का। अब देखें क्या होता है इसके अंदर, जब आपकी इन्फ्लेशन नीचे जाती है, आपको पता है ना इन्फ्लेशन काफी नीचे गई है और इनपुट प्राइसेस कम हुई हैं, जिसके अंदर चारे की कीमतें भी हैं, जिसके अंदर और भी चीजों की कीमतें कम हुई हैं, जिसकी वजह से, और ये किसान का भी एक डिसीजन हो सकता है, और नॉर्मली हुआ भी है कि जी मैं, अगर मुझे क्रॉप में ज्यादा जो है वो रिटर्न नहीं मिल रहा तो मैं लाइव स्टॉक की तरफ चला जाऊं। वैसे तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जी मैं घर में क्या उगाऊं, मुझे जानवर की प्राइस में, आप देखें ईद के ऊपर जरा जाके चेक करें आप, प्राइसेस कितनी बढ़ी है लाइव स्टॉक की, कितने ज्यादा कुर्बानी, एक गाय या बकरा या जो भी हम कुर्बान करते हैं उसकी कीमत कितनी बढ़ी है, लास्ट ईयर के मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल हुई है कीमतें। तो भाई लाइव स्टॉक में अगर प्राइसेस ज्यादा मिल रही हैं तो लोग उसकी तरफ ज्यादा जाएंगे। क्रॉप में अगर कीमतें कम मिल रही हैं तो लोग हो सकता है क्रॉप में कम जाए, इसलिए क्रॉप आपकी डाउन भी है। दूसरी बात ये कि अच्छा खुर्रम साहब, बड़ा आपने तफसीली जवाब दिया। मुझे ये बताइएगा, एक और एतराज जो कि देखिए, एनएफसी जो है वो सूबों की तरफ अरबों रुपए जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें इस वक्त, अगर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाते, रिगोरस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ, हमारी इकोनॉमी इस तरह से सरवाइव नहीं कर पाएगी। एक बड़ा एतराज ये है कि आप रिफॉर्म्स की तरफ गए नहीं है, जो जिसकी मुल्क को इस वक्त जरूरत है।
मुझे शायद साहब आप बताएं जरा कि कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। मैं आपको गिनवा देता हूँ 4, 5, 6। प्राइवेटाइजेशन है सर, राइट साइजिंग है, एसओई रिफॉर्म है, एनर्जी का रिफॉर्म है, एफबीआर से रिलेटेड टैक्स रिफॉर्म्स हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने एनर्जी पे कितना, अब 6-8 महीने से नहीं सुन रहे आप कि आईपीपीएस के साथ रीनेगोशिएट किए कॉन्ट्रैक्ट्स। एनर्जी पे बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10। मैं बिल्कुल ये ओवैस लगारी साहब भी 2-3 दफा जी मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। देखिए एनर्जी पे आपकी प्राइसेस कम भी की गई हैं, 200 यूनिट से कम वालों की प्राइसेस में 40-50% जो है वो कमी की गई है। फिर साथ में रीनेगोशिएट किए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर साथ में ये सर्कुलर डेट का एक सोल्यूशन दिया है कि जी एक पेमेंट करके आप कम से कम स्टॉक को कम करें ना, ताकि आपकी बेस कम हो जाए। इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, उसको फिर सर्कुलर डेट के अंदर जो नया जो है अभी 1.2 ट्रिलियन समथिंग की पेमेंट होगी, उसको जो है वो किया जा रहा है। तो एनर्जी में कितना काम हो रहा है। सेकेंडली मैं आता हूँ एफबीआर पे ट्रैक एंड ट्रेस में, डिजिटाइजेशन में, एनालिटिक्स में, और साथ साथ आप कस्टम्स की अभी देख लें बजट के अंदर क्या क्या किया गया है। आप अभी जाके हमने जो है वो रोक दिया है कि जो फाइलर नहीं होगा वो गाड़ी नहीं खरीद सकता, जमीन नहीं खरीद सकता, स्टॉक्स में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बहुत सारी और चीज नहीं कर सकता। और ये बिल मंजूर हो जाए तो आप देखें इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपके लोग जो है वो जब ये करना पड़ेगा, पेनल्टी आ गई ना उसके अंदर। फिर एफबीआर का रिफॉर्म एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, आपको पता है आईएमएफ के साथ, कि पॉलिसी को कलेक्शन से अलग कर दें। तो कर दिया ना वो, कि जो कलेक्ट करेगा वो पॉलिसी नहीं बनाएगा, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट है, इनहेरिट कॉन्फ्लिक्ट था। फिर एग्रीकल्चर के ऊपर लेजिस्लेशन हुई है, सूबों ने की है, सबने मिलके की है। इकोनॉमिक प्रायोरिटी को सबने मिलके जो है ऊपर रखा है पॉलिटिकल प्रायोरिटी से। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं है। उसके अलावा आप देखें प्राइवेटाइजेशन के अंदर आईएमएफ के साथ डिस्कस करके पीआईए को दोबारा सेलेबल बनाया है। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन में आगे जा रहे हैं। फिर एक और चीज एसओईज के अंदर बोर्ड नए लगाए हैं, उनको एफिशिएंट करने की बात की है, और जो नहीं हो सकती उनको प्राइवेटाइजेशन 24 लेकर आ रहे हैं। ये रिफॉर्म नहीं है। उसके अलावा राइट साइजिंग के अंदर 8 वेव्स बनाई है, 5 मिनिस्ट्रीज हर वेव के अंदर हैं। गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट की, और उनको हम लेकर आ रहे हैं। जून तक असेसमेंट कंप्लीट होगी और उनको आगे मर्ज करेंगे, डिवॉल्व करेंगे, खत्म करेंगे, ताकि गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम हो। ये रिफॉर्म नहीं है। सबसे बड़ा रिफॉर्म, मुझे प्लीज एक 30 सेकंड दें, सबसे बड़ा रिफॉर्म जिस पे बात ही कोई नहीं कर रहा, बजट हम लगे हुए हैं, बजट के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि हमें प्रोटेक्शनिज्म से जान छुड़वाएगी हमारी, जो कि टैरिफ रिफॉर्म है, ईस्ट एशिया मूवमेंट जिसे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं। इतनी बड़ी चीज हुई है, आप यकीन करें। ये शिफ्ट है पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी में ट्रेड की, कि जी हम अपनी इकोनॉमी को खोलें ताकि एंटी एक्सपोर्ट बायस खत्म हो, हमारा एक्सपोर्टर आगे जाए, जो एक्सपोर्ट लेट की हम बात करते हैं। ये रिफॉर्म नहीं है। फिस्कल डेफिसिट फर्स्ट टाइम जो है सरप्लस आया 2025 के अंदर, और अब प्राइमरी सरप्लस डबल हुआ है। तो देखें, कंटेन किया है एक्सपेंडिचर्स को और टैक्सेस को जो है कम किया है, फॉर्मल सेक्टर पे, सैलरी क्लास पे। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इंपॉर्टेंट है ना, कितना किया है। ये बिल्कुल हो सकती है बात कि साइज जो है ना बड़ा कम है, लेकिन डायरेक्शन तो शुरू हो गई ना। कब हुआ है मुझे बताएं इस कंट्री में कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे टैक्स बढ़ा दिया गया और वापस लिया गया हो? बहुत कम हुआ है। मैं कह रहा हूँ हुआ होगा अगले पिछले 10 सालों में, लेकिन रिसेंटली नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें है ना, नहीं कहना चाहता। ठीक, शहजाद साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुशीर खुर्रम शहजाद की गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रेक के बाद मलक बुस्तान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ताजिर क्या सोच रहे हैं, इंडस्ट्री क्या सोच रही है इस बजट के बारे में। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने मिफ्ता इस्माइल साहब और नवीद कमर साहब और खुर्रम शहजाद की गुफ्तगू आपने सुनी। मलक बुस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलक साहब, ये बताइएगा बजट पर ओवरऑल कैसा रहा ये बजट, और ताजिर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, और मार्केट में सेंटिमेंट क्या है बजट के बारे में? देखो, सबको लॉलीपॉप तो दिया है, ऐसी कोई बात नहीं कि सबको मफाद का ख्याल रखा है। जितना इनकी जेब में था इतने ही दे सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ होगा तो हम देंगे। लोन लेके ही हम दे रहे हैं, तो लोन ज्यादा अपने ऊपर लादने की बजाय हम इतना दे रहे हैं कि कम से कम सर्वाइव कर सकते हैं। सबसे अच्छी जो बात हुई है इस दफा, जो रिलीफ देने की वजह बनी है, वो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि 22% से आपका आ गया 11%। तो अल्लाह का शुक्र है 100% आप बिल्कुल 9,770 थे पिछले साल, और अभी 8,200 1500 लोग जो बचे हैं वही उन्होंने बांटने थे, वो उन्होंने बांट दिए। जहाँ जहाँ था सबसे खिलाफ तो जो हुआ है वो तो प्रॉपर्टी वालों का हुआ है, जिसमें इतनी उम्मीद नहीं थी। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तनख्वाहदार तबके को भी काफ़ी नवाजा गया है, और वो एकदम मतलब 10% वो भी अगर गिराव नहीं करते थे शायद इतना न किया जाता। उनके गिराव ने काम कर दिखाया है। बहरहाल हुकूमत अपनी तो
तरफ से पूरी कोशिश, हालात देखने चाहिए ना, हालात कितने क्राइसिस से गुजरा है पाकिस्तान। दहशतगर्दी का नासूर जो पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान के गले पड़ा हुआ है, उसके बाद इंडिया ने जंग मुसल्लत की और पाकिस्तान ने फौज ने, जो मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी बात हुई है जो दिफाई बजट पेश किए गए 2550 का, उसका उन लोगों ने भी वेलकम किया जो हमेशा उस पर तनकीद करते थे कि दिफाई बजट जो है फौज का बजट है। आज वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सलामती पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, हम वेलकम करते हैं। तो ये सबसे, और इसमें समझो जंग ने पाकिस्तान ने मुकाबला भी किया लेकिन पूरी वो तो मलिक बोस्तान साहब वो तो हालात ऐसे हैं कि वो तो एक लाजमी डिसीजन लेना था। मुझे ये बताएगा कि मार्केट में जो सेंटिमेंट है ऑब्वियसली रुपए उसी से स्ट्रेंथन होता है, जो एतमाद आता है, इस वक्त रुपए की क्या पोजीशन है और आप आइंदा 3 से 6 माह कहां देख रहे हैं पाकिस्तानी रुपए को? देखो जी, मैं समझता हूँ रुपया हमारा बड़ा अभी भी अंडर वैल्यू है। मैं समझो और स्टेबल हो सकता है बशर्ते कि स्टेट बैंक खरीदारी बंद करे। स्टेट बैंक की जो फॉरेन रिजर्व बढ़ाने के लिए अच्छा, और स्टेबल हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें स्टेट बैंक आज खरीदारी यानी रुपए मजीद अप्रिशिएट हो सकता। ठीक जी, बिल्कुल हो सकता है, होएगा भी, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स है। सप्लाई देखिए कितनी, आपके पास सप्लाई कितनी है। 8 अरब डॉलर हमारे और फिर पाकिस्तानी माना तनख्वाह कमाते हैं, 4 अरब डॉलर भेजते हैं। 4 अरब जो है वो अगर पाकिस्तान में आता है तो वो उसको हमने टारगेट करना है, ना कि IMF को और वर्ल्ड बैंक को और एशिया तरक्याती बैंक को और बाकी बैंकों को। अगर हमारा इतना बड़ा सोर्स हमारे घर में मौजूद, घर की मुर्गी कहते हैं दाल बराबर, तो हमें उसको लेना है। और इसी तरह अपने रेवेन्यू जो गवर्नमेंट खर्चात हैं उनको कम करना है, तभी बजट के। देखो आपने सूद का कम होगा, 1500 अरब आपने बचा लिए। अब आपने बराज का जो था 39 अरब से 58 अरब ले गए, तो आपने कहाँ से बचत की है भाई? आपने तो बढ़ा दिया। ये तो शैतान की आंच की तरह बढ़ते ही जा रहा है। बराज तबका याफ्ता जो था 17 अरब था, 21 अरब डॉलर हो गए। तो उनको भी तो आप कुछ कंट्रोल करें ना, तो आपके पास बहुत बचतें हो सकती हैं। अगर इनकम नहीं बढ़ा सके तो बचत तो बढ़ा सकते हैं, बचत कम करके बचत बढ़ा सकते हैं और अपना खसारा कम कर सकते हैं। जो गैर जरूरी मराद उनको वापस ले ले, तो पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की करेगा? बहुत पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़े सोर्स दिए हैं। कौन सा ऐसी मादनियात है जो पाकिस्तान में नहीं है? हीरा ले लें, डायमंड ले लें, सोना ले लें, चांदी ले लें, सिक्के, जो भी है हर चीज़ अल्लाह ने नवाजा है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अल्लाह की नवाजने की कोई कमी नहीं है, हमारी मैनेजमेंट की कमी है। हम अगर इसमें काबू पा लें, करप्शन को ख़त्म करें, करप्शन का नसूर ख़त्म करें, तो पाकिस्तान में रातों रात दुगनी तरक्की करेगा। ठीक, मलिक बोस्तान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।